देखो, देन सेकंड पॉइंट पे क्या आता है, कंटिन्यू कर रहे हैं, मीडियन। राइट। अब मीडियन क्या मतलब क्या होता है? मीडियन क्या होता है? सेंटर मोस्ट वैल्यू। तो मीन क्या था? वो सेंटर के थोड़ा आसपास। अरे मीडियन क्या है? मीडियन, मीडियन नहीं, ये तो डिपेंड करता है तो मिडिल वैल्यू किसको बोल रहे हैं, एवरेज को बोल रहे हैं, सेंटर वैल्यू को बोल रहे हैं। ये सेंटर वैल्यू, ये सेंटर वैल्यू होता है। सेंटर वैल्यू का मतलब क्या है? अगर मैंने सारे के सारे डाटा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ठीक, अगर मैंने सारे के सारे डाटा एंट्रीज को, डाटा एलिमेंट्स को, डाटा को, एलिमेंट्स को, एंट्रीज को, जो मर्जी बोलो, अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, राइट, तो उन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू आएगी, जो पूरे डाटा एंट्रीज को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है बाय नंबर्स, राइट, वो एलिमेंट क्या होता है मेरा? मीडियन। एग्जैक्टली सेंटर। अब इसके अंदर हमें फर्क नहीं पड़ता वैल्यू क्या है, इसके अंदर हमें फर्क नहीं पड़ता वैल्यू क्या है। हाँ जी। तो जो तीन टाइप के डाटा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, पहला रॉ डाटा, ठीक है, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, इन तीनों टाइप के डाटा के बारे में हमें देखना है, एंड मीडियन देखना है बेसिकली कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी x1 x2 x3 होगा, xn, तो इन सारे के सारे एंट्रीज को सबसे पहले क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब या तो नंबर ऑफ एंट्रीज यहां पे इवन होंगी या तो ऑड। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज या तो इवन होगी या तो नंबर ऑफ एंट्रीज ऑड होगी। अब अगर इवन है, जैसे 2 4 10 12, राइट, या फिर अगर ऑड है तो 2 4 7 10, चलो ऐसा लिखो, 10 12 एंड 100, राइट। तो बिल्कुल जो मिडल वाली वैल्यू होगी, राइट, जो पूरे डाटा सेट को टू इक्वल नंबर ऑफ डाटा सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय नंबर, नंबर ऑफ एंट्रीज, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मीडियन। तो जैसे इसके अंदर टोटल एंट्रीज क्या है? 5, तो मीडियन क्या आ जाएगा? x3, थर्ड वाली एंट्री जो होगी ये मीडियन आ जाएगी, राइट। तो 5 से टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से मैं मीडियन की पोजीशन तक कैसे पहुंचूंगा? दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। देखो 5 + 1 6, 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, राइट। तो जो x ऑफ दिस एंट्री होगी ये मेरा मीडियन एक्ट करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? बिल्कुल सेंट्रल वाली वैल्यू। तो उस हिसाब से देखा जाए 10, राइट, इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पे तो दो वैल्यूज आ रही मिडल में, तो एवरेज ऑफ these values, that is 4 + 10/2, that is nothing but the median। तो इवन के केस में अब ध्यान से देखो, यहां पे n क्या है? 4, राइट, n 4 है, तो जो सेकेंड एंट्री है दैट इज n/2, तो a n/2 या बोल दो या x n/2 बोल दो, या फिर x n/2 + 1, ये दो एंट्रीज की हम बात करेंगे, एक n/2 एक n/2 + 1। हाँ जी, n/2 एंड n/2 + 1, ये दोनों एंट्रीज का क्या करना है? एवरेज लेना। तो इस केस में अगर इवन है तो xn/2 + xn/2 + 1, ये पोजीशन वाली एंट्रीज का क्या करना है? एवरेज लेना है, ये मीडियन एक्ट करेगा, और मीडियन का रिप्रेजेंटेशन x बार ही होगा। तो जैसे इस डाटा के अंदर हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 4, तो 4/2 किया 2, तो x2 मतलब सेकंड पोजीशन वाला वो आ गया 4, प्लस n/2 किया 4/2 2, 2 + 1 3,
तो x3 क्या आ गया 10, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज नथिंग बट 7, दैट विल एक्ट एज द मीडियन, बात खत्म, दैट विल एक्ट एज द x बार। और अगर ऑड एंट्रीज हैं तो एग्जैक्टली एक मिडल वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड होगी, वो मिडल वाली वैल्यू पे मेरे को पहुंचना है। तो जैसे ये वाली चीज आ गई, राइट, तो n अगर मेरा 5 है तो x n+1 टोटल बाय 2, इन दोनों में फर्क है, n/2+1 करना है, n+1/2 करना, फर्क है, राइट। n को अगर मैंने 4 रखा तो 4/2 2, 2+1 3, और इधर अगर मैंने n को 5 रखा, 5+1 6, 6/2 3, तो इधर x3 जो होगा ये मेरा मीडियन एक्ट करेगा, दैट इज ये x बार एक्ट करेगा। तो इसके अंदर डायरेक्टली वो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर लाइन पे अगर मैं इनको प्लॉट करूं, पहली वाले को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो क्या क्या एंट्रीज आ रही हैं 2 4 10 एंड 12। तो मैं बोल रहा हूं कि 7 एक ऐसी वैल्यू होगी जो पूरे डाटा सेट को, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बात समझ आया? अच्छा यही सोचो, अगर ये वाली एंट्रीज की बात करूं तो नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, फिर पास में 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे 10, फिर यहाँ पे कहीं पे 12 एंड बहुत दूर जाके 100 आएगा। लेकिन स्टिल मैं क्या बोल रहा हूं, इनका मीन क्या है, मीडियन क्या है 10, क्योंकि मीडियन करता क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज के अकॉर्डिंगली दोनों को अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो क्या ये वाली जो वैल्यू है बाय वैल्यू, मीडियन जो आ रहा है बाय वैल्यू के मिडल में लाई कर रहा है, नहीं, 100 तक जा रहा है यार, ओवरऑल वैल्यू 2 to 100 तक जा रही है, राइट। तो इस केस में मीडियन जो है वो 100, मतलब एग्जैक्टली सेंट्रल टेंडेंसी तो नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी डिफरेंट वे में, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये सेंट्रल टेंडेंसी, मीन जो था वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेंट्रल टेंडेंसी है, राइट। जो मीडियन है ये नंबर ऑफ एंट्रीज के अकॉर्डिंगली सेंट्रल टेंडेंसी है, दोनों में फर्क है, एक बाय वैल्यू है, एक बाय नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर हुआ ऑनलाइन? राइट, हाँ जी। सर मेरा ना नेटवर्क चलना बंद हो गया था बीच में बिल्कुल, तो आपने जो ये रो डेटा का समझाया मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। ये 4 एंट्रीज ली, ठीक है, मिडल वाली वैल्यू, तो मिडल वाली वैल्यू हो नहीं सकती, तो इसलिए जो 2 मिडल वाली वैल्यू और इन दोनों का एवरेज लेना। अगर 5 एंट्रीज हैं तो एग्जैक्टली एक मिडल में होगी, हाँ जी, ठीक है ना, तो ये हमारा मीडियन एक्ट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज अगर 5 है तो थर्ड एंट्री विल एक्ट एज द मीडियन। तो 5 से थर्ड तक कैसे जाएंगे, n+1/2, 5+1 6, 6/2 3, तो x3 जो होगा वो मीडियन एक्ट करेगा, ठीक है, ओके। और इस केस में 4 है तो 4/2 करोगे 2, तो सेकंड एंट्री आ जाएगी, 4/2 +1 करोगे तो थर्ड एंट्री आ जाएगी। तो इन दोनों एंट्रीज का n/2 एंड n/2+1 का एवरेज लेना है, वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा। ओके सर, ठीक दैट्स है। इट, यही चीज की। क्लियर हुआ यहां तक? श्योर? कोई डाउट है मीडियन के बारे में तो बोल। हाँ बोल बोल, जल्दी बोल यार। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन एक्स बार, हाँ हाँ, एक्स बार इज ए जनरल टर्म, जो जैसे यार स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम, स्लोप एम से रिप्रेजेंट होता है, और वो लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, एम से करेंगे ना, तो बात खत्म यार। वो चाहे मीन हो चाहे सेंट्रल टेंडेंसी को एक्स बार से डिनोट करते हैं, चाहे वो मीन है चाहे वो मीडियन है, और किसी भी टाइप का डाटा का है, इवन एंट्री है ओड एंट्री है, फर्क नहीं पड़ता, एक्स बार से, मीन मीडियन मोड तीनों को एक्स बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए मीडियन निकाला, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली, इट्स ओके। मतलब ये जो वैल्यू है जो मीडियन आया हमारा, इट डज नॉट मैटर, वो हमारी टोटल की टोटल डाटा एंट्रीज जो गिवन है उनके अंदर से हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ये नहीं बोलती कि वो एंट्रीज के अंदर से होना चाहिए, डेफिनेशन क्या बोलती है, जो बाय नंबर ऑफ एंट्रीज 2 इक्वल हिस्सों में बांट दे उस नंबर को मीडियन बोलते हैं। उसका एंट्रीज के अंदर होना जरूरी नहीं है, हाँ इसके अंदर आ रहा है तो दैट्स ओके, हो चाहे ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। नाउ एक और चीज, क्या सिर्फ 7 इधर 7 ही मीडियन है, क्या मैं 4.1 को मीडियन बोल सकता हूं? सोच के बोलना।
डेफिनेशन क्या बोलती है? जो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके बाय नंबर्स, बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो भैया अगर मैं 4.1 की बात करूं तो वो भी कर तो दो हिस्सों में डिवाइड रहा है, क्योंकि एक एंट्री 2 है, एक एंट्री 4 है, और एक एंट्री 9 और एक 10 है, और एक एंट्री 12 है। तो इनफैक्ट 4 to 10 के बीच में या फिर इन दोनों एंट्रीज के बीच का कोई भी नंबर उठा लो, यस इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द मीडियन। यस वो मीडियन की तरह एक्ट करेगा। ये एनटीएससी में 4 साल पहले शायद क्वेश्चन आया था, और उसके अंदर जो एग्जैक्ट मिडल वाली वैल्यू थी वो दे ही नहीं रखी। जैसे इसके अंदर 7 है, 7 दे ही नहीं रखा था, तो मैं बता रहा हूं 6.5 ऐसा दे दिया, तो बच्चों को लगा 6.5 तो हो ही नहीं सकता, और उन्होंने लास्ट ऑप्शन दे दिया ना होती है, तो सारे डी करके आ गए। हालांकि 6.5 ऑप्शन था, करेक्ट ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला एवरेज लो, उन्होंने क्या बोला है? एवरेज लेना या ना लेना ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर आगे और या इवन में आता है, लेकिन डेफिनेशन एवरेज लेना नहीं बोलती। डेफिनेशन क्या बोलती है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे डाटा सेट को बाय नंबर्स दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, राइट? तो एक्चुअली में इवन के केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स क्या बोलता है? भैया हमें एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए। तो इन जनरल हर क्वेश्चन को करने के लिए हम वो स्पेसिफिक नंबर क्या डिफाइन करते हैं? उन दोनों का एवरेज। बट अदरवाइज देखा जाए बाय डेफिनेशन मीडियन इनके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। बात समझ आया? बट यस, लेकिन हम क्या लेके जाएंगे? एवरेज लेके जाएंगे। मैथमेटिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम एवरेज लेके जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट, चलें आगे। यस सर। राइट नाउ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सआई एफ आई, तो वैल्यूज ही ले लेते हैं, ठीक है ना? जैसे 5 10 15 20 25 30 35 7 4 3 4 2 1 7, तो 7 4 11 11 और 7 18 18 और 10 28, है ना? तो इसको 3 ले लो, तो टोटल 30 एंट्रीज हो गई। बात खत्म, ठीक है? अब अगेन हमें क्या देखना है? इस केस में मिडल में कौन सी वैल्यू आ रही है, राइट? मिडल में कौन सी वैल्यू आ रही है, हमें यही देखना, राइट? तो इस केस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में आता है। इस केस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये काम में आता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वहां तक कितनी एंट्रीज है, वहां तक अप टू दैट आइटम, अप टू दैट डाटा एलिमेंट कितने टोटल एंट्रीज हैं। तो अप टू 5 कितने एलिमेंट्स हैं? 7, यानी कि एलिमेंट 1 से लेके एलिमेंट 7 तक सबकी वैल्यू क्या होगी? 5, ठीक है? अच्छा, अब 7 के बाद आगे 4 एंट्रीज आ रही है जिनकी वैल्यू 10 है, तो यानी कि x 8 से लेके अगली वैल्यू 7th की अगली वाली टर्म क्या आएगी? 8, 8th टर्म से लेके टोटल कितनी होगी? 11, तो x 11 तक क्या वैल्यूज आएंगी हर एक एंट्री की? 10। ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना? अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में ये जो डाटा सेट दे रखा है x8, इसका मतलब क्या है? 5 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो अगर इसको मैं इस पूरी एंट्री को मैं अगर रॉ डाटा में कन्वर्ट करूं तो क्या जाएगा? 5 5 5 5 5 5 5 7 टाइम्स। क्लियर हुआ? देन 10 आएगा 4 टाइम्स, 10 10 10 10, फिर 15 आएगा 3 टाइम्स, 15 15 15, फिर 20 आएगा 4 टाइम्स, देन 25 आएगा 2 टाइम्स, देन 30 आएगा 3 टाइम्स, देन 35 आएगा 7 टाइम्स। अब इन सारी एंट्रीज को जब मैं नंबर लाइन पे लगाऊंगा तो जो मिडल वाली वैल्यू होगी वो बताओ क्या होगी? बात समझे? तो इसलिए मेरे को बाय नंबर मिडल वाली वैल्यू ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में आता है। अब ये सोचो, पहली 7 एंट्रीज x1 से लेके x7 ये हो गई 5, राइट? अच्छा, ये कहां से शुरू? 8th से, 8th 9th 10th 11th, तो 11 तक गई, तो 8 से 11th देखा हो गई 10। अब अगला नंबर 11 के बाद अगला नंबर 12, तो x12 से लेके एंट्री
कहां तक जाएगा, इन सबका सम कर दो, 14 14 14 14, सबका सम 14, तो x 14 तक 3 एंट्रीज है ना, 12 13 14 वाली, इन तीनों एंट्रीज की वैल्यू क्या होगी 15। अगला नंबर 15, तो x 15 से लेके सबका सम कर दो 18, तो x 18 तक सारी की सारी एंट्रीज जो होंगी, जो 4 एंट्रीज आएंगी 15 16 17 18, उन सबकी वैल्यू होगी 20। देन अगला x 19 से लेके x 20, x 21 से लेके x 23, 21 22 23, एंड देन x 24 से लेके x 30, 24 25 26 27 28 29 30, 7 एंट्री इस तरीके से आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या देता है 7, इन दोनों का सम 11, इन तीनों का सम 14, इन सब का सम 18, इन सब का सम 20, इन सब का सम 23, इन सब का सम 30। हाँ मैं वैल्यू बता रहा हूं, एक्चुअली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं निकालते ना, हम ये निकालते हैं, ये लिखते हैं, इस चीज का मतलब ये है, एक्चुअली ये समझाना था मेरे को। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 का मतलब क्या है कि 1 to 7 टर्म्स की वैल्यू जो है वो 5 होगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 का मतलब क्या है कि अप टू 11 टर्म्स, पहली अगर मैंने इन सारी की सारी एंट्रीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो भैया पहली जो 11 टर्म्स होंगी, इन सारी की सारी 11 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी अप टू 10, मतलब 10 या 10 से छोटी छोटी। और एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो पहली 7 एंट्रीज की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो 7 की अगली वाली 8th एंट्री से लेकर 11th वाली जो एंट्री है इसकी वैल्यू होगी 10। दो हिडन इंफॉर्मेशन हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देता है। देन अगला 14, यानी कि पहले 14 एंट्रीज की जो वैल्यू है ये कहां होगी अप टू 15, 15 या 15 तक, 15 से छोटा छोटा या 15 तक होगी, राइट। देन अप टू 18, अप टू 20, इस तरीके से। ऑनलाइन क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, राइट। हाँ जी चले आगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, सेंट्रल वैल्यू, राइट। तो सेंट्रल वैल्यू देखेंगे, तो क्या करेंगे इस केस में n/2, टोटल एंट्रीज डिवाइडेड बाय 2, तो मिडिल वाली एंट्री पता चल जाएगी कौन सी है। तो कौन सी आ रही है 30/2 15, तो हमें एक्चुअली में 15th एंट्री देखनी कहां पे आ रही है, तो यहाँ पे 15th एंट्री कहां पे आ रही है। अब देखो 15 to 18 के बीच में ये आ रहा है, तो 15th एंट्री जो होगी वो होगी 20। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को एक्चुअली में ये बताएगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू वाली पोजीशन वाली एंट्री है, इसकी पोजीशन इनमें से कौन से अंदर आ रही है। तो देखो अब मेरे को यहाँ पे 14 तक देखा मैंने, जहां पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 आनी है, तो इसका मतलब क्या है अप टू 14 एंट्रीज, पहली 14 एंट्रीज यहाँ पे खत्म हो गई, यानी कि 15 तक खत्म हो गई। तो इसके अगला 15 से लेके 18 वाली जो एंट्री है वो यहाँ पे होंगी, तो 15 ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा, मतलब 20 वैल्यू होगी इसकी। तो मेरे को यहां से पता चला जो मेरा एक्स बार इन दिस केस है, मीडियन जो है वो इस केस में क्या होगा, सॉरी 20, और दैट इज नथिंग बट एक्स 15। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. यस श्योर? ठीक है, ये नोट कर लो, फिर मैं क्लास कंटिन्यूस डाटा का बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसमें सीधा, हाँ जल्दी करना नोट प्लीज। सर, मीडियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मीडियन की डेफिनेशन ये है कि द वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल डाटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा आप ये सोचो
कि अगर इधर 7 की जगह 8 हो जाए या इधर 8 हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज क्या हो जाएगी? अब 30 की जगह 31। तो लेकिन स्टिल मैं यही काम करूंगा कि मैं 31 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो इधर आ जाएगा 15.5। तो मैं 15.5 एंट्री ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब यू नो दैट कि 0.5 एंट्री तो होगी नहीं, बट उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा 15 से अगली वाली एंट्री जो है वो उसको मैं काउंट करूंगा। 15 से अगली वाली एंट्री को मैं काउंट करूंगा। तो मैंने ये देखा कि 15th एंट्री और 16th एंट्री दोनों यही है, राइट? तो मेरा इन दैट केस आंसर क्या आएगा? 20 ही आएगा। अच्छा, अब मान लो यहां पे होता 5, पहले कितना था? 8 था। अच्छा, अब कितना जा रहा है? 6 लेके जाओ। ठीक है, अब देखो 9 10 11 11 एंड 7 18 18 एंड 11 29। अब देखो जरा 29 बाय 2 करो तो कितना आ जाएगा? 14.5, राइट? अब 14.5 आएगा। अब अगेन 14 कहां पे जा रहा है? यहां तक। तो 0.5 के लिए अगेन ज्यादा आ रहा है तो मैं 20 ही लेके जाऊंगा। राउंड ऑफ पीछे भी हो सकता है, मेरे को अगला वाला ही देखना, याद रखना है चीज। हाँ, तब भी 14 से अगला वाला ही लेके जाना है भाई। हाँ, फिर भी अगला वाला ही आएगा, फिर भी अगला वाला ही आएगा। ठीक है, ये चीज ट्रिक याद रखना है इसके अंदर। देन क्लास डाटा। तो क्लास डाटा के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे हम। देखो, मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूँ क्लास डाटा के लिए ना। ठीक है, तो इसका मीडियन निकाल लो। ठीक है, इसका मीडियन निकालना। तो अब ये समझो कि इसका मीडियन निकालने के लिए, राइट, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए पहली बात तो यहाँ पे देखो कि ये जो 8 एंट्रीज है पता ही नहीं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इनकी पता ही नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इनकी पता ही नहीं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसके तो बीच में होती है, राइट? क्लास मार्क एवरेज वैल्यू लेके जाते हैं, बट एक्चुअली वैल्यू पता है क्या? वो नहीं, एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हमें डायरेक्ट देखना है, बट वो फॉर्मूला आया कहां से मैं उसका रीजन दूंगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय H इंटू, नहीं, डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, ये क्या चीज है? n/2 माइनस F/F इंटू H, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला 10th में तुम्हें पता नहीं था या नहीं था, है ना? एज इट इज बताया गया था। अब ये आया कहां से, कैसे निकलता है, कैसे मीडियन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पहले इसका एग्जांपल देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। तो मीडियन क्लास क्या होती है? सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करो। क्या आ गया? 14 14 एंड 30 44। ठीक है, तो एग्जैक्टली n/2 करके 44 आ जाएगा, बाय 2 22। तो हम ये देखेंगे कि ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वाली पोजीशन वाली वैल्यू कौन सी क्लास में लाई करी, चाहे वो डेसिमल में हो, फर्क नहीं पड़ता। 0.5, क्योंकि डिवाइडेड बाय करना तो देखो क्या है, हमें n/2 ही करना है। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या तो ओड है तो 0.5 आ जाएगा, इवन है तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आ रही है उसका हमें देखना है कि वो एग्जैक्टली कौन सी क्लास को लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 8 18 30 39 एंड 44। तो 22nd एंट्री जो होगी वो इस क्लास के अंदर लाई करेगी, क्योंकि अप टू 18 हो गया, तो 18 के बाद 19 से लेके 30th एंट्री होगी इसके अंदर, राइट? तो 22nd एंट्री भी इधर ही आएगी, तो ये एक्ट करेगा मेरा मीडियन क्लास। तो जो L होता है
ये होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस। बात समझे? एल क्या होता है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो दैट इज 12। तो 12 प्लस n/2 जो अभी हमने निकाला 22 माइनस CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, पिछले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की पिछली वाली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, तो माइनस 18 डिवाइडेड बाय f। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 इनटू विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, तो इसकी विड्थ कितनी है 6। तो 2 22 माइनस 18 4 4/2 2 2 and 4 12, तो ये मेरा x बार एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। L इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2, ये cumulative frequency of the class preceding median class। ठीक है, दिस इज द width of median class and this is the frequency of median class। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ फॉर्मूला? Yes. राइट। इंप्लीमेंट कैसे करना मैंने अभी वो बताया। आया कहां से वो इसके बाद पहले ही नोट कर लो, फिर मैं इसका रीजनिंग देता हूं कहां से आया। ये फॉर्मूला कहां से आया इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है यार, एक बात बताओ, मीडियन होता क्या है? जो एग्जैक्ट इक्वल नंबर ऑफ एंट्रीज में डिवाइड करे, राइट। अब देखो, हमने नंबर लाइन पे देखा, ये आ रहा है 0 to 6 to 12 to 18 to 24 to 30। इसके बीच में आ रही है 8 वैल्यूज, इसके बीच में आ रही है 10 वैल्यूज, इसके बीच में आ रही है 12 वैल्यूज, इसके बीच में आ रही है 9 वैल्यूज, इसके बीच में आ रही है 5 वैल्यूज। अब हमारा जो मीडियन होगा वो 22nd पोजीशन वाला एंट्री होगी, राइट। यही बोला हमने। अब ये क्या करता है कि 0 to 6 के बीच में जो 8 वैल्यूज आ रही हैं, भैया इनकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। इधर 8 आ गई, इधर 10 आ गई, इधर 12 आ गई, है ना, 9 आ गई, 5 आ गई। अब हमें ये पता है कि ये जो 22nd एंट्री होगी वो इन 12 एंट्रीज के बीच बीच में कहीं ना कहीं लाइन करेगी, हाँ या ना। तो जो मीडियन आएगा मेरा, वो उसकी जो पोजीशन होगी वो ऑब्वियसली 18 प्लस समथिंग होगी, क्योंकि इसी के अंदर लाई करेगा वो, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। बेसिकली इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 13 14 15 16 17। देखो ना, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 18 से लेके 30 तक, मतलब 19 टू 30th। 19 से शुरू हो जाए, सॉरी 18 आ गया ना, 19, तो 19 से शुरू हो जाएगा, कहां तक जाएगा? 30th तक वैल्यू तक जाए। ये 12 एंट्रीज में से एक वैल्यू जो होगी वो मेरा मीडियन होगा, हाँ या ना। तो ऑब्वियसली वो जो पोजीशन आएगी मीडियन की, वो पिछली वाली वैल्यूज के आगे जाके आएगी ना, मतलब 18 वैल्यूज के बाद आएगी ना, 30 वैल्यू के पहले 18 के बाद, तो ऑब्वियसली 18 प्लस करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इस क्लास के पिछले वाली क्लास की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका प्लस समथिंग होगा उसकी पोजीशन, हाँ या ना। 22 पोजीशन जो है वो 18 प्लस समथिंग होगा ना। एल क्या होता है? पिछले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां तक जो एंट्रीज आ चुकी हैं 22 पोजीशन, ऑब्वियसली इसके बाद आएगा ना यार, तो इसके बाद कितना आएगा वो अपने को देखना, बात समझे? तो दैट इज वाई ये एल आता है हमारा, ठीक है, कि इसके बाद आएगा। अब ध्यान से समझो, इसके बाद आगे कितना जाना है? आगे जाना है इन दोनों का डिफरेंस, आगे मेरे को 4 जाना है। देखो मेरे को 22nd तक जाना है, 18 तक ऑलरेडी आ चुका हूं मैं, तो आगे कितना जाना है? 4, हाँ या ना। तो ये वो आया। ये क्या है? n/2 क्या है? जहां तक मेरे को जाना है। CF क्या है? पिछले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना मेरे को आगे पोजीशंस जाना है, इस वाले 12 से। 12 का मतलब क्या है कि ऑलरेडी यार देखो, इसके अंदर 8 एंट्रीज आई, इसके अंदर 10 एंट्रीज आई।
अब ये 10 एंट्रीज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहां तक होगी, 12 तक। तो जो मीडियन आएगा वो 12 प्लस समथिंग होगा ना। मैंने शायद पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दिया, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि, रुको मैं दोबारा समझाता हूँ, रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा शायद गलत बोला। देखो 0 6 इसके बीच में कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 8, राइट। 12 तक कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 10। अब एक्चुअली में मीडियन वाला सेक्शन जो है ये क्या अज्यूम करके जाता है, ये 8 की 8 एंट्रीज जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। तो 0 to 6 के बीच में 8 एंट्रीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 6 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, कितना आ गया, 6/8। तो पहली एंट्री होगी 0, फिर होगी 6/8, फिर होगी 2 into 6/8, फिर होगी 3 into 6/8 एंड सो ऑन टिल फिर होगी 8 into 6/8। वो आ जाएगी ये वाली 6। इसके पिछले वाली एंट्री क्या होगी, 7 into 6/8। तो 0 से लेके 0 क्या है, ये सारा का सारा 0 into 6/8, 1 into 6/8, 2 into 6/8 सो ऑन टिल 7 into 6/8, क्योंकि 6 को इंक्लूड नहीं करना है। लोअर लिमिट को इंक्लूड होता है लिमिट में, रेंज जो क्लास होती है उसके अंदर लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। तो इसलिए 0 को इंक्लूड करेंगे, अपर वाली जो इसका अगला वाला नंबर आया था 8 into 6/8 दैट इज 6, उसको इंक्लूड नहीं करना। तो ये 8 एंट्रीज मैं अज्यूम करके जाता हूं कि ये 8 एंट्रीज हैं 0 to 6 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एपी की तरह फॉलो करती हुई, राइट। ऐसे अगली वाली के अंदर 10 एंट्रीज हैं तो वो 6 से शुरू हो जाएंगी और इसके जस्ट पहले जाके खत्म हो जाएंगी। अब जो अगली क्लास आएगी भैया इधर 18 तक, इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू है, जो पिछली वाली क्लास की 10 एंट्रीज आ चुकी हैं उसकी वैल्यू के आगे जाके होगा, राइट। तो दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास के आगे जाना है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 12 से 18 के बीच बीच में आएगी ना, तो 12 प्लस समथिंग होगी ना वैल्यू, तो इसलिए 12 प्लस समथिंग। बात समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब 12 प्लस समथिंग कितना होगा, अब वो मेरे को बताता है। इसके अंदर टोटल मेरे को 22 तक जाना है और इसके अंदर टोटल एंट्री कितनी है, 12। तो इन 12 एंट्रीज में से मेरे को 4 पोजीशन आगे जाना है, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा। हाँ या ना? टोटल 12 एंट्रीज है ना इसके अंदर, 12 से 18 के अंदर, इस क्लास के अंदर टोटल 12 एंट्रीज हैं, लेकिन मेरे को कहां तक जाना है आगे, 4 पोजीशन आगे जाना, क्योंकि यहां तक ऑलरेडी 18 एंट्रीज तो गई, मेरे को 22 एंट्री तक जाना है। तो यानी कि आगे कितना जाना है, 4। तो इन 12 में से 4 एंट्री तक जाना है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा। बात समझे? पक्का? राइट। अब अगेन मैंने क्या अज्यूम किया कि ये 12 की 12 एंट्रीज इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझे? 12 की 12 एंट्रीज यहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने क्या सोचा कि ये वाली जो विड्थ आ रही है, ये विड्थ कितनी आ रही है यहां पे, तो वो कितनी आएगी, टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो टोटल विड्थ कितनी है, 18 minus 12 that is 6 divided by total number of entries 12, राइट। जो भी आ रहा है। अब मेरे को कितनी पोजीशन तक आगे जाना है, 4। तो मेरे को इसके अंदर 1 2 3 4 बार 6/12 आगे जाना है इंटू 4। अब देखो ध्यान से, जो भी 4 है, ये 4 क्या है मेरा, ये चीज, हाँ या ना, कितनी एंट्रीज आगे जाना है, और ये है मेरा n/2 और ये है मेरा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपना प्रीवियस क्लास। मेरे को बताता है ना, सॉरी 12 नहीं, टोटल 18 और ये 22। तो मेरे को ये देखना है कि मेरे को 18th वैल्यू से आगे कितनी वैल्यू तक जाना है, तो इन दोनों का आएगा डिफरेंस, और वो क्या आएगा, ये चीज। ये मेरे को बताता है कि मेरे को 22 एंट्री तक जाने के लिए जो पिछली क्लास में टोटल एंट्रीज खत्म हो गई, उन एंट्रीज में आगे कितना जाना, ये मेरे को वो बताता है। तो मेरे को 4 एंट्रीज आगे जाना है, n/2 कितना, 22, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिछली वाली क्लास 18, तो आगे कितना जाना है, 4। तो ये आ गया 4, लेकिन हर एक की विड्थ कितनी है, वो आता है ये h/f। h/f क्या है, ये h क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो h/f जो हम करते हैं, ये बताता है मेरे को एक एंट्री कितनी विड्थ कवर कर रही है। तो 4 एंट्रीज कितनी विड्थ कवर करेंगी, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4। एक एंट्री कितनी विड्थ कवर कर रही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 एंट्रीज कितनी विड्थ कवर कर रही हैं,
तो मैं एग्जैक्टली उस एंट्री की वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। बात समझे? तो ये वो फॉर्मूला है, ये मेरे को रटना नहीं पड़ता, मैंने इस तरीके से याद किया, और ये एक्चुअली में इसका डेरिवेशन क्या, अगेन एल प्लस, मतलब मीडियन क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उसी के अंदर मेरे को आगे जाना है मीडियन तक पहुंचने के लिए, तो एल प्लस। अब कितना आगे जाना है वो बताएगा मेरे को n/2 एग्जैक्ट मीडियन की पोजीशन क्या है, और पिछली वाली क्लास के तक कितनी एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं, तो दैट इज n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। इतनी पोजीशन आगे जाना है। अब हर वैल्यू कितनी पोजीशन कवर कर रही है मीडियन क्लास के अंदर, वो बताएगा मेरे को मीडियन क्लास की विड्थ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मीडियन क्लास। तो ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला बन गया, बात खत्म। बात समझ में आया? पक्का? फॉर्मूला सिंपल है, सीरियसली दोबारा समझ लो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए ये हो क्या रहा है, फॉर्मूला कर क्या रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ फॉर्मूला? Yes, sir. यस ठीक सर। है, पक्का? अभी भी देख लो, दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दोबारा बोल देता हूं, एक बार मन में गो थ्रू कर लो जो मैंने बताया, एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि अब इसके बाद 11th का शुरू होगा। मोड जो है ये 11 12 में नहीं आता, काम का नहीं है, नहीं मोड नहीं, मीन मीडियन को यूज करेंगे, मोड यूज नहीं होता 11th में, इनफैक्ट आगे मोड यूज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को कर लो, एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि इसके बाद अब 11th का मटेरियल मेरे को शुरू करना है। हो गया? ऑनलाइन डन? Yes, sir. अब 11th में एक्चुअली में टोटल 3 टॉपिक्स है। पहला मीन डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ रिलेटेड है वेरिएंस, एंड देन इसको यूज करके, वेरिएंस को यूज करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ढूंढते, ये 3 चीजें हैं। और अगर ये चीज समझ में आ गई जो अभी तक हमने देखा, मीन एंड मीडियन एंड मीन का शॉर्टकट, तो सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो विल स्टार्ट विद द मीन डेविएशन। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ये वर्ड का मतलब समझना, डेविएशन। डेविएशन होती क्या है, क्योंकि मीन डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशंस का एवरेज। मीन मतलब जितनी भी डेविएशन आएंगी सारी सब डेविएशंस का सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। किसी भी चीज का मीन निकालना है तो क्या करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो मीन डेविएशन क्या होगा, सारी की सारी डेविएशन का एवरेज। बात समझ में आया? तो डेविएशन का हमें मतलब समझना है, डेविएशन है क्या चीज। और डेविएशन का मतलब समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मे बी उस दिन मैंने दी हो, दोबारा। ठीक है, ये मेरे साथ जनरली होता था। क्या चीज? बचपन में 4th 5th 6th क्लास में वीडियो गेम थी हमारे पास, राइट? वो 99999999 मारियो, उसके अंदर बहुत सारी टाइप की मारियो होती थी। तो कैसेट वाली गेम, कैसेट लगानी, रिमोट जनरली खराब हो जाता था। ठीक है, तो अब आफ्टरनून में स्कूल से आके वो खेलनी शुरू करनी। ठीक है, खेलते गए खेलते गए खेलते गए खेलते गए खेलते गए, शाम को पापा आए, पीछे से थप्पड़ मारना। उन्होंने सीधा एक चीज बोली, तो पता नहीं है क्या कि किस हद में क्या काम करना है, पढ़ना नहीं है क्या, इसके लिए जा रहे स्कूल? ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, है ना? अब पता क्या होता है, अगर मैं उनकी ये बात करूं इस चीज की, तो हर पेरेंट ने ना अपने मन में एक इमेजिनरी लाइन लगाई होती है नंबर ऑफ आवर्स की। ये जनरली ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स का 10 तक होता है। क्या, अगर इतना घंटा बच्चा हमारा पढ़ा तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, और वो इमेजिनरी लाइन बताते नहीं है बाय द वे कभी। अगर उससे कम बोला तो हम उसको बोलेंगे, तू ऐ नहीं पढ़, साडा बच्चा नहीं पढ़ता जी,
टीचर के सामने जाके बेइज्जती हर बार, सीधा बोलेंगे ये तो घर में पढ़ता ही नहीं, हालांकि वो 2-3 घंटे भी पढ़ता हो, ये तो पढ़ता ही नहीं। बच्चा मन में यही सोच रहा होता है, यार मैं कल क्या कर रहा था 3 घंटे फिर। तो पेरेंट्स सीधा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हम वो इमेजिनरी लाइन जो पेरेंट के मन में है उसके पास नहीं आए, और कितना पास आएंगे उतना कम गालियां पड़ेंगी, जितना ज्यादा दूर होंगे उतनी ज्यादा गालियां पड़ेंगी। ये ऑलमोस्ट सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ऑलमोस्ट कभी ना कभी, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में, राइट? गाली पड़ती पड़ती है। और जिस दिन मैंने उतना काम कर लिया या उसके पार चला गया, उस दिन थोड़ा खुश हो जाते हैं। और ये होता है, एक आधा दिन ऐसा भी होता है जिस दिन खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ बच्चा काम कर रहा है। अब पता पंगा क्या है इसमें, डेविएशन का मतलब क्या है? मैं वो इमेजिनरी लाइन से कितना डिस्ट्रैक्टेड हूं, कितना दूर हूं, कितना डिस्टेंस है मेरा अभी भी, इस चीज को बोलते हैं कितना बच्चा डेविएटेड है, कितना डेविएशन है। यहां पर भी डेविएशन का मतलब एग्जैक्टली सेम है। मतलब हर एक एंट्री वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूर है, उस चीज को डेविएशन बोलते हैं। बात खत्म, समझ आया? ये एग्जैक्टली वही चीज है कि हम वो पेरेंट की इमेजिनरी लाइन से कितना दूर है अभी तक, उसी को डेविएशन बोलते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट? अब देखो, सबसे पहले रॉ डाटा का डेविएशन मैं शॉर्टकट भी साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइक कर रहा है। नाउ डेविएशन पहला रॉ डाटा का। तो मैंने क्या किया, रॉ डाटा को नंबर लाइन पे लगाया, x1 x2 x3 सॉन्टेल xn xn -1। तो बीच में कभी ना कभी ये जाके सेंट्रल टेंडेंसी आएगी। अब वो मीन है या मीडियन है फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या बोला है कि जो डेविएशन निकालनी है वो मीन के अबाउट निकालनी है या मीडियन के अबाउट, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें काम करना है, राइट? तो अब यहां पे डेविएशन देखो क्या होगी, ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंसेस, इन डिस्टेंसेस को क्या बोलेंगे? डेविएशंस। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर हुआ कि मैं सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर हूं, हर एक एंट्री कितना दूर है, उस चीज को बोलते हैं डेविएशन। तो अगर मेरे पास डाटा एंट्रीज है x1 x2 x3 सो टिल xn, तो मेरी जो डेविएशंस होंगी वो क्या होंगी? x1 माइनस x बार का मॉड डिस्टेंस। तो मॉड लेना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अपने को, राइट? देन x2 माइनस x बार का मॉड, x3 माइनस x बार का मॉड, एंड सो टिल xn माइनस x बार का मॉड। ये सारी की सारी मेरी आ गई डेविएशन। और डेविएशन क्या है? डी आई। इनको डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा d1, ये हो जाएगा d2, ये हो जाएगा d3 एंड ये हो जाएगा dn। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट? तो मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? ठीक है, मीन डेविएशन आ जाएगा इन सबका सम, दैट इज x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार का मॉड प्लस ऑन टिल xn माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। ये मेरा मीन डेविएशन आ जाएगा, बात खत्म। बड़ी सिंपल सी चीज आ गई है ना? और मैं इसको लिख सकता हूं समीशन xi माइनस x बार का मॉड और i की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो 1 पुट किया x1 माइनस x बार का मॉड ये आ गया, 2 पुट किया x2 माइनस x बार का मॉड ये आ गया, सो टिल xn माइनस x बार का मॉड ये आ गया, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज दैट इज n। ये आ गया मेरा मीन डेविएशन। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। क्या मीन डेविएशन क्या बोलता है? मीन ऑफ ऑल डेविएशंस। तो मीन ऑफ ऑल डेविएशन इज नथिंग बट द मीन डेविएशन। बात खत्म यार, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट? सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। वो आएगा, अभी आएगा, शॉर्टकट आएगा, उसको शॉर्टकट में सर वो सब कुछ शॉर्टकट में आएगा। हाँ जी, सर इसका फायदा क्या है?
को ढूंढने का। मीन डेविएशन को ढूंढने का। ओके हाँ जी। ओके ओके ओके, चलो प्रैक्टिकल यूज बता देता हूं इसका। अगला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, एंड ये वाली चीज, इन दोनों का प्रैक्टिकल यूज मैं बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स में हमारा एक लैब हुई थी, फिजिक्स लैब, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट थे। उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। फिजिक्स में एक कंसेप्ट आता है लाइट के अंदर, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने यहां पे, चलो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। मेरे को एक नोटबुक दो, ये, ठीक है। देखो, इट्स लाइक कि ये एक लाइट सोर्स है, ये एक शार्प एज है। तो अगर मैंने यहां पे लाइट मारी तो देखो यहां पे जो पीछे बन रहा है एक शार्प एज बन रहा है, हाँ या ना, अभी शार्प एज बना। ये देखो, ये जो बन रहा है एक काफी लाइन बन रही है ना, ये एक शार्प लाइन बन रही है, ये अभी शार्प लाइन बनी। जैसे जैसे मैं लाइट सोर्स को दूर लेके जाऊंगा, ये जो एज था शैडो का, राइट, ये थोड़ा इधर जो शैडो का एज बनेगा ये धुंधला हो गया। जैसे ये देखो, जब मैं उंगली का, ये जो मेरी उंगली बन रही है ये बहुत शार्प बन रही है अभी, ये जो शैडो बन रही है उंगली की, राइट। जैसे जैसे उंगली को दूर लाऊंगा तो ये जो इमेज बन रही है, ये देखो, ये कितना धुंधला चला गया, ये एज बना नहीं, क्योंकि एज पे क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट जो है वो स्कैटर हो गई। तो एज पे लाइट स्कैटर कितनी हो रही है वो डिफ्रैक्शन बताता है। होना इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, फैल रही है वहां पे लाइट, राइट। अच्छा, अब ऐसा होता है एक्चुअल में लाइट वेव है, तो इसके अराउंड एक्चुअली में क्या होता है, एक वेव पैटर्न बनता है। तो अगर मेरे पास, मैंने क्या किया, ऐसे ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, में भी नाम सुनाओ, है ना, तो मैं भी सुनाओ। तो एक स्लिट के अंदर से, मतलब ऐसा एक बोर्ड होता है, उसके अंदर एक छोटा सा स्लिट होता है, उसके अंदर से लाइट को गुजारते हैं, तो पीछे उसका वेव पैटर्न बनता है। ऐसे अगर दो हैं पैटर्न, दो स्लिट्स हैं डबल स्लिट में, तो यहां से लाइट को गुजारेंगे तो अब इधर से भी एक वेव पैटर्न आएगा, इधर से भी एक वेव पैटर्न आएगा, और जहां जहां पे वेव्स आपस में टकराएंगी वहां वहां पे क्या बनता है, एक पर्टिकुलर बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बन के आता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। जहां पे लाइट इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे को, वो इंटरफेरेंस पैटर्न बन के आता है। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाली लाइट की भी है, ये वाली लाइट भी है, तो यहाँ पे एक बहुत डार्क डॉट बन के, डार्क डॉट मतलब बहुत एक्सट्रीम लाइट की डॉट बन के आएगी, राइट। ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बन के आता है। लेट मी सी अ पिक, अगर तुम्हें पिक दिखा सकूं मैं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न हमें दिखाई देता है। ये वो डॉट्स हैं, ये इधर इधर, अब जैसे जैसे दूर जा रहा है तो वो डॉट्स फीकी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, तो लाइट का भी इंटेंसिटी होती है ना, दूर कम होती रहेगी, तो जो ओवरलैपिंग होगी होगी, लेकिन वो कम इंटेंसिटी वाली ओवरलैपिंग होगी, तो इसलिए वो कम लाइट बनती है। लेकिन बीच में देखो एकदम, ये जो है ये बिल्कुल एकदम डार्क वाली डॉट जो सबसे पहले आ रही है, जो सबसे पहला इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये पैटर्न बन के आता है। अब इसका आगे जाके फिजिक्स में तुम देखोगे 11th या 12th में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब भी करवाएंगे तुम्हें, तो इसका, इस पैटर्न की विड्थ के साथ, मतलब कितने कितने डिस्टेंस दूर पे हैं ये वाली विड्थ, है ना, तो ये जो है इसका कौन सी लाइट वेवलेंथ की लाइट हमने यूज किया है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो इधर पैटर्न बनेगा ये उसकी वेव के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेव का वेवलेंथ के साथ लेना देना होता है, राइट। तो हम इन डिस्टेंसेस को मेजर करके, या लाइट सोर्स कितनी दूर है उससे, तो पूरा एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम उसकी वेवलेंथ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का हमारा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने तुम्हें अभी बताया। तो इसके अंदर क्या करते थे हम, पहले सेटअप करते थे, यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे स्लिट्स हैं, यहाँ पे वॉल है जहां पे ये लाइट सोर्स है, यहाँ पर जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस मेजर करना, ये डिस्टेंस मेजर करना, इसका विड्थ का डिस्टेंस मेजर करना, ये सारा मेजर करके एक बार हमने क्या निकाला, लैम्डा निकाल लिया। अब यार एरर तो आएगा, एरर तो आएगा ना, राइट। अब मैंने हल्का से इसको
थोड़ा सा चेंज किया, मतलब इसको बंद किया, लाइट सोर्स को बंद किया, फिर इसको हिला के थोड़ा सा वहीं पे रख दिया, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा मेजर किया। ऑब्वियसली रीडिंग हल्की सी तो ऊपर नीचे आएंगी, तो वो रीडिंग्स को नोट किया। ऐसे टोटल हम 10 रीडिंग्स लेते थे, टोटल 10 टाइम्स करना है, हर बार रीडिंग अलग अलग आती है, क्योंकि बहुत छोटा सा पैटर्न बनेगा यार वो। हाँ, अब अगर मैंने ये देखा कि पहली बार रीडिंग आ रही है 10.1, अगली बार आ रही है 10.2, फिर 10.15, 10.04, 10.09 एंड सो ऑन, तो मैं एक्चुअल वैल्यू क्या लेके जाऊंगा? घपला हो गया, राइट? तो मैं ये बोलता हूं, अब एग्जैक्ट मीनिंग डेविएशन का क्लियर होगा तुम्हें, ठीक है? तो मैंने नंबर लाइन पे क्या किया, इन वैल्यूज को लगाया, आगे नंबर लाइन पे वैल्यूज ये वाली। अब मैं क्या बोलूंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? एक्स बार, सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन और मीडियन। बात समझे? लेकिन क्योंकि जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो दूर है इससे, एग्जैक्टली हर बार ये थोड़ी ना, ये वैल्यू हर बार अलग अलग आई है, तो मेरे को ये बताना है कि उसमें एरर कितना, इस वैल्यू में एरर कितना, यानी कि इसके कितना आगे कितना पीछे। याद है फिजिक्स में स्टार्टिंग में तुमने किया, एरर प्लस माइनस करते हो, ये वो चीज है, ठीक है? तो कितना प्लस कितना माइनस, मीन डेविएशन। क्योंकि मीन डेविएशन क्या होता है, हर एक एंट्री बहुत दूर दूर है, हाँ या ना? इन सारी डेविएशंस का मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो वो एवरेज मेरे को बताएगा कि ऑन एन एवरेज इस वैल्यू से कितना आगे जाऊंगा कितना पीछे जाऊंगा, मेरे को सारी की सारी वैल्यूज मिलेंगी। एवरेज डेविएशन का मतलब ये होता है, यानी कि ऑन एन एवरेज ये सारी की सारी वैल्यूज कितना डेविएटेड है, कितना दूर है, वो मेरे को बताएगा ये। तो इसके बीच में मेरे को इन जनरल मेरी सारी की सारी ऑन एन एवरेज सारी की सारी एंट्रीज मिलेंगी। तो दिस प्लस माइनस दिस गिव्स मी दी रीडिंग, ये मैं लेके जाता हूं, ये प्रैक्टिकल लेवल पे यूज होता है। तो ये कैसे होता है, एवरेज निकालना पड़ता है, मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस निकालना पड़ता है, ये यही काम करना है। ये डेविएशन है, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक वैल्यू इस वाली सेंट्रल वैल्यू से कितना आगे पीछे कितना डेविएटेड है, ये भैया मेरा मीन डेविएशन हो गया। किसका? मीन डेविएशन का। एरर एनालिसिस में तुम यही करोगे, तुम यही करोगे एरर एनालिसिस में, एग्जैक्ट चीज है, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, अब जो sir. अगला मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो और ये मेथड में थोड़ा सा फर्क है, प्रैक्टिकल लेवल पे एक्चुअली में यूज ये नहीं होता, वो होता है, ठीक है? इसलिए ये सबसे पहला मेथड है, सबसे बेसिक मेथड है, क्योंकि डेविएशन ये एक्सप्लेन करता है। तो पहले ये मेथड देखते हैं हम, प्रैक्टिकल लेवल पे एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट मतलब एक्चुअलिटी के काफी करीब है जो वो डेविएशन देता है, ये देखा गया, इसलिए वो प्रैक्टिकल। लेकिन सबसे पहले ये, अब आ जाओ वापस यार अगर हर एक की 10 रीडिंग की वैल्यू अलग है, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पहली बात तो बनी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? एरर देगा साथ में, लेकिन इसका जो एरर होता है वो बहुत एक्यूरेट एरर होता है। सेम चीज है ये, इसमें सेम, उसको खुद नहीं पता, उसको खुद नहीं पता ये चीज, ये फंडा नहीं है उनको, तो छोड़ना। ये क्लियर हुआ? पक्का? अब इसके अंदर शॉर्टकट कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो मैं बताता हूं, पहले जल्दी नोट करो, जल्दी, शाबाश। हेडिंग दे दो, मीन डेविएशन, जल्दी। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा, ठीक है? शॉर्टकट के लिए याद है सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, एक्सआई से -a करके डी आई, राइट? डी आई डिफाइन किया था। अब ध्यान से ये समझना, अगर तुम्हें वो फंडा समझ में आ चुका है तो ये पहली बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्या चीज? मैंने क्या किया, हर एक एंट्री को -a कर दिया, तो ये बन गया D1 D2 सो ऑन टिल Dn, ये इनका एवरेज एंड ये इनका एवरेज। क्लियर हुआ? राइट? मैंने xi -a किया, तो लेट से कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल डी से हम डेविएशन को डिनोट करते हैं, तो कैपिटल डी ले लो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक चीज बताओ मेरे को,
जब ये सारा का सारा डाटा उठा के मैं आगे पीछे लेके आया तो इनका मीन भी एग्जैक्ट सेम वैल्यू से पीछे शिफ्ट हो गया, हाँ या ना? अगर हर एक एंट्री को मैं -a कर रहा हूं तो मीन भी -a हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये चेंज नहीं करेगा, यानी कि डेविएशन चेंज नहीं करेगी। तो अगर हर एक डेविएशन सेम है इसके अंदर और इसके अंदर तो एवरेज ऑफ डेविएशन भी सेम होगा, यानी कि मीन डेविएशन ऑफ एक्साइज एंड मीन डेविएशन ऑफ डी आईज क्या होगा? सेम। आई होप क्लियर हुआ, फंडा क्लियर हुआ? अरे तू बात नहीं समझ रहा, जब मैं सारी की सारी एंट्रीज को इधर लेके आया हूं तो डिफरेंस चेंज थोड़ा ना हुआ। अगर इसको पीछे लेके आए हो तो अगर इसको 2 6 और 10 करेंगे तो इसमें अगर 4 का डिफरेंस है तो 2 से चुप कर प्लीज, चुप कर, यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। चुप कर, चुप। ठीक है, राइट। इनका एवरेज बता क्या आएगा? थ्री पॉइंट फाइव। अरे मिडिल में आ जाएगा ना, हाँ या ना? अब 100 माइनस कर दे सब में से, क्या आ जाएगा ये? 2 3 4 5। इनका एवरेज बोल। 3.5, क्योंकि अगर हर एक आइटम से 100 तू माइनस कर रहा है तो एवरेज से भी तो 100 माइनस होगा। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इधर भी क्या है? सेम। चेंज किया क्या? डेविएशन की वैल्यू छोटी होने का मतलब ये डिस्टेंस को डेविएशन बोला जाता है। ये डिस्टेंस के इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 1.5 है, इधर भी क्या है? 1.5। डेविएशन का चेंज हुआ? डेविएशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, आइटम्स की वैल्यू चेंज हुई, डाटा सेट चेंज हो गया, बट डेविएशन क्या रही? सेम। यहां पे कंफ्यूज कर रहा है तू। डेविएशन का मतलब क्या है? डाटा एंट्रीज की वैल्यू या डाटा एंट्रीज के बीच का डिफरेंस, उनका डिफरेंस जो होगा वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट। तो डिफरेंस तो सेम रहा, तो भैया डेविएशन चेंज नहीं की, तो इनका जो डेविएशन आएगा मीन ऑफ ऑल, सारी की सारी डेविएशन इधर और सारी की सारी डेविएशन इधर सेम है, तो इनका जो मीन ऑफ ऑल द डेविएशन आएगा और इनका जो मीन ऑफ ऑल द डेविएशन आएगा वो ऑब्वियसली सेम होगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, Yes, sir. लेट मी प्रूव इट मैथमेटिकली नाउ। अब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो। देखो, मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई क्या जाएगा? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाय एन, हाँ या ना? राइट। अब मैंने क्या किया, सॉरी माइनस ए नहीं, माइनस एक्स बार। अब मैंने ब्रैकेट मोड के अंदर प्लस ए माइनस ए कर दिया, तो ये बन जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस ए प्लस ए का मॉड डिवाइडेड बाय एन। अब मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस ए, इन दोनों में से माइनस एन कॉमन लिया तो बन गया एक्स बार माइनस ए का मॉड का समीशन डिवाइडेड बाय एन, हाँ या ना? और ये चीज को मैं क्या बोलता हूं? डी आई। तो ये बन गया मेरा डी आई माइनस ये बन गया मेरा डी का एवरेज, क्योंकि एवरेज भी पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया डी बार का मॉड समीशन डिवाइडेड बाय। और ये क्या है? डी की हर एक एंट्री को डी के मीन से माइनस कर रहे हैं और डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये डी का डेविएशन हो गया। तो हर एक डी का डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डी का डेविएशन, तो ये क्या बन जाएगा? मीन डेविएशन ऑफ डी आई। तो मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई इज नथिंग बट इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ डी आई। तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बड़ी वाली वैल्यूज का डिवीजन निकालने के बजाय उनको माइनस करके छोटी वाली वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा, उनका डिवीजन निकालूंगा, लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पे काम करेगा। तो अगर मेरे पास, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, अगर मेरे पास एंट्रीज हैं x1 x2 so till xn, देन xi प्लस a, xi माइनस a एंड xi
इन तीनों का मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई, मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई माइनस ए, मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई प्लस ए, है ना, ये सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज को मैं अगर ए से पीछे शिफ्ट कर रहा हूं तो जो डिस्टेंसेज एंड डेविएशन है वो सेम रहेंगी, और ऐसे आगे शिफ्ट करूंगा तब भी डेविएशन सेम रहेंगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हर एक डाटा एंट्री के अंदर मैं चाहे माइनस ए करूं, चाहे सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो डेविएशन सेम रहेंगी, उन सारी डेविएशन का मीन सेम रहेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, वापिस ये करने की जरूरत नहीं है, सेम आएगा, राइट? ये नोट करो, ये वाला पार्ट नोट करो, ये मैथमेटिकल प्रूफ नोट करो इसका। फिर जो डिवाइडेड बैच करते थे उसके कारण क्या चेंज आएगा वो बताता हूं, जल्दी करना। अब लास्ट वाला जो चीज हम करते थे, माइनस ए करने के बाद और सिंप्लीफाई वैल्यू कैसे करते थे? डिवाइडेड बैच करके। तो डिवाइडेड बैच करके आता था ui, तो u1 u2 until un, तो इनका जो u बार आएगा एक्चुअली में क्या होगा, ये जो इनका डिवीजन है ये भी डिवाइडेड बाय u हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। ठीक है, लेट्स प्रूव इट। तो मीन डेविएशन ऑफ di, ठीक है, कैपिटल di, that is equal to mean deviation of xi, that is equal to summation mod di divided by d bar divided by h। यही था, ये आया था फॉर्मूला। हर एक di की एंट्री को जो इधर आया माइनस उसके d बार से किया, मोड किया, डेविएशन ढूंढा, उन सबका सम किया, डिवाइडेड बाय h किया। तो दिस इज मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस, राइट? अब देखो मैंने अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय h किया, ओ सॉरी n, ठीक है। अब अंदर ही ब्रैकेट के डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई किया, और h क्या है? पॉजिटिव डिस्टेंस, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा जी? di बाय h माइनस d बार बाय h इनटू h का मॉड समेशन डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्लियर हुआ, राइट? और ये क्या बन गया मेरा ui, ये बन गया मेरा u बार, और h बाहर आ गया, समेशन डिवाइडेड बाय n। तो ये मेरा क्या बन गया? मीन डेविएशन ऑफ ui, तो ये मेरा बन गया h इंटू मीन डेविएशन ऑफ ui। दिस इज मीन डेविएशन ऑफ xi या फिर मीन डेविएशन ऑफ di। तो ये मेरा फाइनल रिलेशन बना इनके अंदर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा आज के बाद, हर एक डाटा एंट्री को माइनस ए करूंगा, di निकालूंगा, डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर करूंगा, ui निकालूंगा। ui का मैं मीन डेविएशन निकालूंगा, सबसे सिंपलीफाइड वैल्यूज, इनका मीन डेविएशन निकालना बहुत सिंपल। तो इनका मीन डेविएशन निकालूंगा, यानी कि मैं निकालूंगा मीन डेविएशन ऑफ ui, उसको मल्टीप्लाई बाय h करूंगा, तो जाके मेरे को xi का, इसको मीन डेविएशन ऑफ ui करूंगा, तब जाके इसको h से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मेरे को di का मीन डेविएशन मिलेगा और xi का, क्योंकि इन दोनों का मीन डेविएशन तो सेम हो। बात समझ में आई? श्योर? ये नोट करो जल्दी।